Hello students, a very warm welcome to my YouTube channel. Students, today we are going to start an utmost important topic, that is seed. It not only plays important role for the exam, but it is also important for our day-to-day life. It is used as food, it is used as spice, it is used as medicine, and we also get oil from the seeds. So they are very important structures which encloses a baby plants. So let's study the seed in detail. So seed is a ripened ovule. एक पके हुए ओव्यूल को क्या कहा जाता है? सीड. And seed is a final product of sexual reproduction. And seed encloses a embryonic plant और बेबी प्लांट. तो आपको सीड के बारे में 4 बहुत इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है. 4 बातें सीड के बारे में जरूर याद रखना, जिससे आपको एक 1 मार्क का क्वेश्चन भी मिल सकता है. नंबर 1, सीड इज अ राइपेंड ओव्यूल. ये डेफिनेशन हो गई सीड की. तो डेफिनेशन क्या है? इट इज अ राइपेंड ओव्यूल. एक पके हुए ओव्यूल को क्या कहते हैं? सीड. सेकेंड थिंग, सीड इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फ्रॉम दिस पॉइंट यू कैन गेट द क्वेश्चन इन नीट एग्जामिनेशन. सो द फर्स्ट पॉइंट इज सीड इज अ राइपेंड ओव्यूल. Second point, it is final product of sexual reproduction. And third point, seeds are enclosed in a fruit in case of angiosperm. Angiosperm plants के अंदर, flowering plants के अंदर जो seed है वो fruit के अंदर पाया जाता है. And fourth important point, seed contains an embryonic plant. एक पेड़ का जो बच्चा है वो सीड के अंदर पाया जाता है. तो 4 बातें आपको सीड के बारे में हमेशा ध्यान रखनी है. फर्स्ट, इट्स डेफिनेशन, दैट इज सीड इज अ राइपेंड ओव्यूल. नंबर 2, सीड इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नंबर 3, सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट इन एंजियोस्पर्म्स or flowering plants. And number 4, seed contains a baby plant. And now we are going to study the structure of seed. तो seed दिखाई कैसा देता है और इसके parts क्या क्या हैं, अब हमें ये study करना है. So the first part is seed coat. तो seed coat के केस में outer coat is called testa, which is reddish brown or blackish in color and it is thick. तो बाहरी कोट काफी थिक होता है, रेडिश ब्राउन होता है और ये ओव्यूल के आउटर इंटेग्यूमेंट से बनता है. इनर कोट को कहा जाता है टेगमेन एंड इट इज फॉर्म्ड बाय इनर इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल एंड इट इज जनरली व्हाइटिश, थिन एंड मेम्ब्रेनस. तो 2 कोट बताए आपको अभी तक, टेस्टा एंड टेगमेन. एंड द थर्ड एडिशनल कोट इज एरिल, विच इज फाउंड इन सम प्लांट्स लाइक लीची. तो अब एक एक करके इनको और इनके फंक्शंस को समझते हैं. तो देखिए, ये हमारे पास आ गया एक ओव्यूल. This is a structure of an ovule और ओव्यूल में यह है हमारे पास एक जाइगोट जो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एन एम्ब्रियो. तो जाइगोट कन्वर्ट्स इनटू द एम्ब्रियो और अब इसके ऊपर ओव्यूल में अगर आप देखें तो आपको क्या क्या दिखाई देगा? This point is called hilum. This point is called micropyle.
and these two are integuments. This is outer integument and this is inner integument. तो फ्लावर की ओवरी में क्या दिखाई देता है? ओव्यूल. तो जैसे ये फ्लावर की ओवरी है, इस ओवरी के अंदर आपको क्या दिखाई देगा? ओव्यूल. और यही ओव्यूल जब राइप हो जाएगा, पक जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ये क्या कहलाएगा? सीड. एक पका हुआ ओव्यूल क्या कहलाता है? सीड. तो इसके आउटर इंटेग्यूमेंट से क्या बनेगा? आउटर कोट ऑफ सीड. तो इस आउटर इंटेग्यूमेंट से, यानी कि ओव्यूल के आउटर कवर से क्या बनेगा? आउटर कोट ऑफ सीड विच इज नोन एज टेस्टा. तो जो सीड का सबसे बाहरी कवर होता है उसको क्या कहते हैं? टेस्टा. और डार्क इन कलर होगा, ब्राउनिश कलर का होगा और थिक होगा और सीड को प्रोटेक्ट करेगा. तो सीड का आउटर कवर क्या कहलाता है? टेस्टा. जो किससे बनता है? आउटर इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल. एंड इट्स इनर कवर इज थिन and light in color and it is known as tegmen and it is formed by inner integument of ovule. तो जो ओव्यूल का बाहर का कवर था, अब वो सीड का बाहर का कवर बन चुका है टेस्टा. और ओव्यूल के अंदर का कवर इनर इंटेग्यूमेंट अब बन चुका है एक सीड का इनर कवर, जिसको क्या कहा जाएगा? टेगमेन. तो आउटर कवर इज कॉल्ड टेस्टा एंड इनर कवर इज कॉल्ड टेगमेन. आउटर कवर इज थिक, इनर कवर इज थिन. और आपको यह ध्यान रखना है, एंड दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स, कि नेम द 2 कोट्स ऑफ सीड. तो टेस्टा एंड टेगमेन. अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो बस आपको यही 2 चीजें ध्यान रखनी है. और अगर आप नीट के एग्जाम में बैठने वाले हैं तो नीट के एग्जाम में एक और पार्ट पूछा जाता है कभी कभी, दैट इज एरिल. एरिल जो है ये एक एडिशनल कवर है. कभी कभी ओव्यूल के अंदर 3 कवर हो जाते हैं. तो अगर ओव्यूल के अंदर 3 कवर हो गए तो सीड के ऊपर भी 3 कवर हो जाएंगे और ये आउटर मोस्ट कवर क्या कहलाएगा? एरिल. एंड इट इज फाउंड इन लीची. तो बहुत सिंपल सी बात है. जनरली कितने होते हैं? 2 कवर, टेस्टा एंड टेगमेन. और कभी कभी एक एडिशनल कवर भी देखा जाता है विच इज नोन एज एरिल, और इट इज फाउंड इन प्लांट्स लाइक लीची. तो अगर ओव्यूल पर 3 कवर होंगे तो सीड पर भी 3 कवर होंगे, और अगर ओव्यूल पे 2 कवर होंगे तो सीड पर भी 2 ही कवर होंगे. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज कैरियुंकल. व्हेन एरिल अकर्स एज स्पॉन्जी आउटग्रोथ नियर माइक्रोपाइल, देन इट इज कॉल्ड कैरियुंकल. कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये एक कास्टर का सीड है, तो कास्टर के सीड में कभी कभी नियर द माइक्रोपाइल, यानी कि एक स्मॉल होल के पास एक आउटग्रोथ बन जाती है एरिल की, और वो आउटग्रोथ क्या कहलाती है? कैरियुंकल. तो अगर ये जो तीसरा कवर है ये होल माइक्रोपाइल के पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या कॉलर की तरह आपको दिखाई दे, तो इसको क्या कहेंगे? कैरियुंकल. तो ओव्यूल पर कितने कवर देखे जा सकते हैं? जनरली 2 और कभी कभी 3. जो तीसरा कवर है ये कहलाता है एरिल, और अगर एरिल
माइक्रोपाइल के पास हो और छोटा सा हो, लाइक अ कॉलर और आउटग्रोथ, then it is known as caryuncle and it is found in castor seed. जो castor oil आता है उसके सीड के ऊपर आपको क्या मिल सकता है? थर्ड कोट caryuncle. तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है in the seed. So it is a part of seed coat. And now we are moving to the next part, that is raphe. जो रेफे है ये आपको ओव्यूल के अंदर भी दिखाई देगा. तो ये आ गया हिलम, ये है फ्यूनिकल और ये पार्ट क्या कहलाता है? रेफे. और ये जो रेफे है ये सीड के ऊपर एक निशान की तरह, एक लाइन की तरह दिखाई देता है और इस लाइन जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? रेफे. नेक्स्ट पार्ट इज हिलम. मैंने आपको पहले भी बताया था जब ओव्यूल फ्यूनिकल से जुड़ता है तो उनके जुड़ने के जंक्शन वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? हिलम. तो ओव्यूल किससे जुड़ता है? फ्यूनिकल से, और उनका जंक्शन क्या कहलाता है? हिलम. तो ये हिलम भी सीड के ऊपर दिखाई देता है एक छोटे से निशान के तौर पर, एंड इट अपीयर्स एज अ स्कार, यानी कि एक छोटा सा निशान. इट अपीयर्स एज अ स्कार ऑन सीड. तो अगर आपको सीड के ऊपर कोई छोटा सा निशान नजर आए जहां से सीड जुड़ा था फ्यूनिकल से, तो उस निशान को क्या कहा जाएगा? हिलम. और जो सीड पर एक लाइन जैसा स्ट्रक्चर दिखता है वो क्या कहलाएगा? रेफे. सो रेफे अपीयर्स एज अ लाइन ऑन द सीड, वेयर एज और रिज ऑन द सीड, वेयर एज हिलम appears as a mark on the seed or scar on the seed. Next point is micropyle. जिस पॉइंट पे ओव्यूल के कवर्स एब्सेंट होते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल. तो माइक्रोपाइल वाले एरिया में ओव्यूल के कवर एब्सेंट थे, तो वो कवर एब्सेंट सीड पर भी दिखाई देंगे, क्योंकि जब यहां ओव्यूल में ही कवर नहीं है तो सीड में भी कवर नहीं होगा, और वो एरिया एक छोटे से होल की तरह दिखाई देगा, और उस होल को हम क्या कहेंगे? माइक्रोपाइल. और इस होल के जरिए सीड के अंदर क्या जाएगा? एयर जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन और वाटर. तो सीड के अंदर वाटर एंड ऑक्सीजन कहां से एंटर करेगी? थ्रू द माइक्रोपाइल. सो व्हाट इज माइक्रोपाइल? इट इज अ स्मॉल पोर प्रेजेंट ऑन द सीड एंड इट इज डेवलप्ड फ्रॉम माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल. तो ओव्यूल का माइक्रोपाइल सीड के माइक्रोपाइल में चेंज हो जाता है. नेक्स्ट, इट कंटेन्स एन एम्ब्रियो एंड कॉटिलिडन्स. तो एक सीड के अंदर आपको क्या क्या दिखाई देगा? सीड कोट दिखाई देंगे. सीड कोट के अलावा उस पर जो रिज दिखाई देगी, जो लाइन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वो क्या कहलाएगा? रेफे. और जो छोटा सा निशान दिखाई देगा जो जंक्शन के कारण बना था, वो क्या कहलाएगा? हिलम. छोटा सा होल जिसके जरिए पानी और ऑक्सीजन अंदर जाएगी, वो क्या कहलाएगा? माइक्रोपाइल. और सीड के अंदर आपको मिलेगा एक एम्ब्रियो और कॉटिलिडन्स. जो कॉटिलिडन्स है, दे आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स विच स्टोर फूड फॉर डेवलपिंग प्लांट एम्ब्रियो. And now we are going to do the types of seed on basis of cotyledons. So students, here we have types of seeds.
So on basis of cotyledon, we have divided the seed into the two types. One is dicot and second is monocot. तो जिस सीड में 2 cotyledons होंगे, 2 storing leaves होंगी, उसको क्या कहेंगे? डाइकॉट सीड. तो जिस सीड के अंदर फूड स्टोर करने वाले 2 कंपार्टमेंट होंगे, 2 लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे, उसे क्या कहेंगे? डाइकॉट सीड. सीड विच कंटेन 2 cotyledons and monocot seed contains 1 cotyledon. And here we have 2 very important type of seeds. Number 1, castor seed, जिसको हम Ricinus communis कहते हैं. प्लांट को Ricinus communis का ये सीड है. And this question is very important for your NEET examination, क्योंकि यहां पर एक स्पेशल पार्ट है कैरियुंकल, जो हमने अभी स्टडी किया था. अगर किसी ओव्यूल के ऊपर 3 कवरिंग्स हो तो आउटर मोस्ट कवर बना देगा टेस्टा, सेकंड कवर बनाएगा टेगमेन और थर्ड कवर बना देगा कैरियुंकल. और कैरियुंकल जो है ये एरिल का मॉडिफिकेशन है विच अपीयर्स लाइक अ कॉलर. तो ये नीट के अंदर काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. और कैरियुंकल क्या होता है? इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ थर्ड कवर ऑफ ओव्यूल which is known as aril and it appears like a collar. और कास्टर का जो ऑयल है, it is used in medicines, it is used in hair growth etc. तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? आउटर मोस्ट कवर टेस्टा, देन इनर कवर टेगमेन, स्पेशल कवर कैरियुंकल, देन वी हैव एंडोस्पर्म and here we have 2 cotyledons and this is radicle. तो रेडिकल से रूट निकलेगी, क्योंकि यहां पर 2 cotyledons हैं, तो ये प्लांट क्या कहलाएगा? डाइकॉट प्लांट. and it is an important diagram for NEET examination. Next we have monocot seed which contains only 1 cotyledon. और ये 1 मार्क का एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2016 में नीट में भी आया था. और पूछा क्या जाता है? व्हाट इज कॉटिलिडन ऑफ मोनोकॉट प्लांट कॉल्ड? तो मोनोकॉट प्लांट के कॉटिलिडन को क्या कहते हैं? स्क्यूटेलम. क्या बोला जाएगा उसको? स्क्यूटेलम. एंड इन दिस सीड वी आर सीइंग द आउटरमोस्ट कवर दैट इज ऑल्सो नोन एज हल और पेरिकार्प. यहां पर आपको कुछ स्पेशल पॉइंट्स याद रखने हैं और ध्यान से इन पॉइंट्स को समझिएगा. समझ लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा. देखिए हमारे पास क्या है? ये एक ओवरी है और ओवरी के अंदर ये आ गया एक ओव्यूल. और जो ओव्यूल का कवर है और जो ओवरी का कवर है, ओवरी का कवर क्या कहलाता है? पेरिकार्प, जिससे क्या बनता है? फ्रूट. तो अगर ओवरी का कवर ओव्यूल के कवर से जुड़ जाए, चिपक जाए, तो यहां पर क्या हुआ? ओवरी का कवर ओव्यूल के कवर से जुड़ गया और जो ओव्यूल है वो आगे चल करके क्या बन जाता है? सीड. तो यहां पर सीड ही क्या कहलाएगी? फ्रूट. क्योंकि ओवरी से बनना था फ्रूट और यहां पर तो ओवरी का कवर किससे चिपक गया? ओव्यूल के कवर से. और जब ये टेस्टा से चिपक जाएगा ओवरी का कवर, तो ये तब क्या कहलाएगा? पेरिकार्प और हल. और यहां पर सीड ही कैसे काम करेगा? फ्रूट की तरह. तो जो आप पॉपकॉर्न खाते हैं या जो आप सीड देखते हैं किसका? मेज का. वो सीड नहीं है, बेसिकली वो फ्रूट है, क्योंकि वहां पर सीड के कवर से फ्रूट का कवर जुड़ गया और सीड ही फ्रूट की तरह काम करने लगेगी. तो ये एक
स्पेशल कंडीशन है, इसीलिए नीट एंड बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेज ग्रेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसपे हर साल 2 साल छोड़कर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बोर्ड और नीट के एग्जाम में। एंड इन बोर्ड एग्जाम दिस डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। और आपको इसमें क्या याद रखना है, सीड वॉल एंड फ्रूट वॉल बिकम्स वन। तो सीड वॉल एंड फ्रूट वॉल बिकम्स वन एंड इट इज नोन एज पेरिकार्प और hull. And the next part is, here we have the next stony layer which is known as aleuron. तो एक प्रोटीन से बनी स्पेशल लेयर है which is known as aleuron. And here we have this part is cotyledon which is known as scutellum. Here we have radicle. This is the coleorhiza and this is coleoptile. These are embryonic leaves and here we have plumule. तो plumule के ऊपर क्या आ जाएंगी, embryonic leaves and coleoptile. Radicle के ऊपर क्या आ जाएगा, coleorhiza. तो radicle is protected by coleorhiza and plumule is protected by coleoptile. प्लूम्यूल से क्या बनती है, शूट, और रेडिकल से क्या बनती है, रूट। और कॉलियोराइजा क्या होता है, इट इज अ प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ रेडिकल। एंड व्हाट इज कॉलियोप्टाइल, इट इज अ होलो फॉलियर स्ट्रक्चर विच प्रोटेक्ट्स द यंग शूट। और यहां पर हमें स्टार्च से भरा हुआ एंडोस्पर्म भी दिखाई देता है। तो जब आप कभी भी इसको दाने को भूनते हैं तो उससे क्या बन जाता है, पॉपकॉर्न। और जो पॉपकॉर्न का व्हाइट पार्ट होता है, जो आप पॉपकॉर्न का व्हाइट पार्ट खाते हैं, वो बेसिकली ये स्टार्ची एंडोस्पर्म होता है। तो जो पॉपकॉर्न का व्हाइट पार्ट आप देखते हैं, दैट व्हाइट पार्ट इज स्टार्ची एंडोस्पर्म ऑफ मेज ग्रेन। तो ये मेज ग्रेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न इट होल हार्टली। समझा आपको दिया है, क्या क्या याद रखना है, फ्रूट की वॉल और सीड की वॉल एक हो जाती है एंड इट इज कंसीडर्ड एज पेरिकार्प, इसीलिए हम इसको सीड ना कह के फ्रूट भी कह सकते हैं। और यहां पर स्टार्ची एंडोस्पर्म मिलेगा, एक प्रोटीन की लेयर मिलेगी एल्यूरॉन। Here we get coleoptile, plumule, radicle, coleorhiza and this inner layer is epithelium. तो आपको ये सब याद रख के जाना है, इसकी लेबलिंग्स और ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ cotyledon we have 2 types of seeds, dicot seed which has 2 cotyledon, example castor, bean, etc. and monocot, example maize grain. And here we have one more on seed, that is of onion, and it also has 1 cotyledon. This is the seed coat. Here we have endosperm. This is the embryo. ये आ गया इसके अंदर सीड में एम्ब्रियो। तो ये बहुत ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज देयर इन आवर कोर्स एंड वी हैव टू लर्न इट्स डायग्राम। तो इसका ध्यान रखना है, इसका सिर्फ डायग्राम करके जाना है, डिटेल्स आपको नहीं करनी है। यू ओनली हैव टू डू द डिटेल्स ऑफ मेज ग्रेन, क्योंकि ये ऑनियन सीड का जो एलएस है, ये आज तक इसकी डिटेल्स बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी गई, बस आप इसका डायग्राम याद करके जाएंगे। और अब अगर हम सीड को और डिवाइड करें तो वी हैव पेरिस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। उनको समझने के लिए यहां पर मैं इन डायग्राम्स को रब कर रहा हूं। So on the basis of cotyledon
We have two types of seeds, dicot and monocot seed. डाइकॉट का एग्जाम्पल हमने अभी किया था, दैट इज कास्टर, और मोनोकॉट का अभी हमने किया है मेज एंड अनियन. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू द पेरिस्पर्मिक एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड. बहुत ध्यान से समझना, काफी इंटरेस्टिंग है. देखिए, ये मेरे पास आ गई एक ओवरी, और ओवरी के अंदर यहां मुझे मिलेगा ओव्यूल. और ओव्यूल जो है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ओव्यूल के अंदर ये पार्ट क्या आ गया, एम्ब्रियो सैक. और एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ यहां पर जो सेल्स मिलेंगे, इन सभी सेल्स को हम क्या कहेंगे, न्यूसेलस. क्या बोलने वाले हैं, न्यूसेलस. तो एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ जो सेल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, न्यूसेलस. और न्यूसेलस से ही क्या बना था, एम्ब्रियो सैक. तो ओव्यूल के अंदर मिलता है एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ जो सेल्स हैं दे आर नोन एज न्यूसेलस. अब ये ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड के अंदर. तो जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है तो ये जो न्यूसेलस है ये अपना न्यूट्रिशन एम्ब्रियो सैक के अंदर छोड़ देते हैं, और एम्ब्रियो सैक उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये न्यूसेलस खत्म हो जाता है. तो जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा, ये स्ट्रक्चर जब सीड में कन्वर्ट होगा तो यहां से आपको न्यूसेलस जनरली खत्म हो जाता है. लेकिन जिस सीड के अंदर न्यूसेलस पड़ा रह जाए एम्ब्रियो के बनने के बाद भी, ऐसे सीड को क्या कहा जाएगा, ऐसे सीड को कहा जाएगा पेरिस्पर्मिक सीड. द सीड विच कंटेन्स रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस. तो जिस सीड के अंदर न्यूसेलस बचा रह जाए, ऐसे सीड को क्या कहते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड. फॉर एग्जाम्पल ब्लैक पेपर, कॉफी एंड शुगर बीट. दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क. तो 1 नंबर में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है व्हाट इज पेरिस्पर्मिक सीड. तो द सीड विच कंटेन्स रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस is known as perispermic seed. For example, black pepper, coffee and sugar beet. Last time एक बार फिर से समझ लीजिए, फ्लावर की ओवरी में क्या था, फ्लावर की ओवरी में था ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर जो सेल्स थे उन्हें क्या कहेंगे, न्यूसेलस. और न्यूसेलस से क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक. और जब ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है तो न्यूसेलस खत्म हो जाता है, सूख जाता है. और अगर किसी सीड में ये न्यूसेलस बचा रह जाए तो ऐसे सीड को क्या कहते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड. नाउ वी आर मूविंग टू एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड. तो इसको भी हमें ऐसे ही एक डायग्राम से समझना होगा. अगेन वी हैव दिस ओवरी, और ओवरी के अंदर ये आ गया ओव्यूल. इस ओव्यूल के अंदर जाइगोट से क्या बनता है,
एम्ब्रियो। जाइगोट से क्या बना? एम्ब्रियो। और जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है तो वो क्या कंज्यूम करता है? फूड। तो जब जाइगोट फूड कंज्यूम करेगा तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो में। और वो फूड स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियस या सेल्स देते हैं विच इज नोन एज एंडोस्पर्म। तो जाइगोट को या एम्ब्रियो को फूड कौन देगा? एंडोस्पर्म नाम के न्यूक्लियस या सेल्स देंगे। अगर जब ये ओव्यूल सीड बनता है तो बहुत सी बार क्या देखा जाता है कि सीड बनने के बाद भी जो एम्ब्रियो था वो पूरा भोजन नहीं ले पाया या भोजन का अमाउंट ज्यादा था। तो एंडोस्पर्म यहां पर बहुत ज्यादा थे और इतने भोजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो हमें सीड के अंदर भी क्या दिखाई देगा? एंडोस्पर्म। तो अगर सीड में एम्ब्रियो को भोजन देने वाला न्यूट्रिटिव टिश्यू मिलेगा तो ऐसे सीड को क्या कहेंगे? एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड। तो क्या कहानी थी? एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है और ये टिश्यू फूड देता है किसको? एम्ब्रियो को और जाइगोट को। तो पेड़ के बच्चे को फूड कौन देता है? एंडोस्पर्म। और जब ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है तो एंडोस्पर्म खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कई बार जो बच्चा है वो पूरा फूड नहीं यूज कर पाता क्योंकि फूड का अमाउंट ज्यादा है, एंडोस्पर्म का अमाउंट ज्यादा है, तो सीड के अंदर एंडोस्पर्म मिल जाता है और ऐसे सीड को क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड। सो द सीड विच कंटेन्स एंडोस्पर्म or nutritive tissue that is known as endospermic seed. For example, wheat, maize, castor, coconut, sunflower, etc. और जिस केस में सीड के अंदर एंडोस्पर्म ना बच पाए, एंडोस्पर्म पूरे तरीके से कंज्यूम हो जाए, तो ऐसे सीड को क्या कहते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। तो जिस सीड में न्यूट्रिशन देने वाले न्यूक्लियस या सेल्स बचे रह जाएं, उसको क्या कहेंगे? एंडोस्पर्मिक सीड। और जिसमें एंडोस्पर्म खत्म हो जाए वो क्या कहलाएगा? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो जिस सीड में पेरिस्पर्म या न्यूसेलस बचा रह जाए तो वो पेरिस्पर्मिक, जिसमें एंडोस्पर्म बचा रह जाए वो एंडोस्पर्मिक, और जिसमें एंडोस्पर्म ना बच पाए, पूरा फूड एम्ब्रियो एब्जॉर्ब कर ले, तो ऐसे सीड को क्या कहेंगे? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। एंड दीज क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 1 mark. Learn them wholeheartedly. And now we are going to start the next topic. Let's discuss the importance of seeds. Seeds are very important, as I have said in the starting of this lecture, कि हम उसको फूड की तरह से यूज करते हैं, मेडिसिन की तरह यूज करते हैं, और सीड के इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं। नंबर 1, इट इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर। सीड्स जो हैं उनके बिना एग्रीकल्चर की फील्ड की हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा टिका हुआ है ऑन सीड, क्योंकि सीड से ही एक न्यू प्लांट हम तैयार करते हैं। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड एज फूड प्रोडक्ट एंड दिस वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन डिस्पर्सल। आप सीड को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं इजीली,
और वहां पर एक न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी न्यू एरिया में कोई प्लांट्स की कॉलोनी तैयार करनी है, कोई प्लांट्स तैयार करने हैं, देन इट बिकम्स वेरी इजी टू टेक द सीड देयर एंड प्लांट द न्यू प्लांट्स। तो हमें जो है न्यू प्लांट्स तैयार करने हो किसी नई जगह पर, तो सीड्स उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन पेरिनेशन। जिस समय मौसम खराब रहता है और उसके कारण जो बेबी प्लांट है, जो एम्ब्रियो है, वो मर सकता था, लेकिन सीड के हार्ड कोट्स प्रिवेंट करके रखते हैं उसको मौसम से और उसकी जान बची रहती है। तो ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह भी सीड काम करता है, यानी कि खराब समय में भी उसके अंदर मौजूद एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट, रिजर्व फूड फॉर एम्ब्रियो। सीड कंटेन्स cotyledons and endosperm which provides nutrition to the embryo, and since seed is a product of sexual reproduction, so it also brings variations। तो सीड एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, तो कैरेक्टर्स में वेरिएबिलिटी तो लाएगा ही। सो इट ऑल्सो ब्रिंग्स वेरिएशंस। So these are certain importance of seed. Next we have viability. It is the ability of a seed to retain the power of germination over a period of time. तो अगर कोई सीड जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बनाने की कैपेसिटी रखता है, तो उसको कहते हैं वायबल सीड और पोटेंशियल सीड। तो जिस सीड को लगाने पर उसमें से कोई बच्चा प्लांट, कोई बेबी प्लांट बन जाए, ऐसे सीड को क्या कहेंगे? वायबल सीड। एंड देयर आर टू वेरी क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ सीड वायबिलिटी which is most important for your board and NEET examination, और ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेम द 2000 years old viable seed, यानी कि ऐसा सीड जो 2000 साल के बाद भी जिंदा रहा, वायबल रहा और उसने बेबी प्लांट प्रोड्यूस किया। तो उसका एग्जाम्पल है फिनेक्स डेक्टाइलीफेरा, एंड इट वाज फाउंड ड्यूरिंग एन आर्कियोलॉजिकल सर्वे नियर द किंग हेरोड्स पैलेस विच इज लोकेटेड नियर डेड सी। तो जो किंग हेरोड थे, उनके पैलेस के पास एक सीड मिला, जो किसका था? इट वॉज ऑफ Phoenix dactylifera and it was 2000-year-old viable seed। और किंग हेरोड का पैलेस किसके पास था? नियर डेड सी। और नेक्स्ट इज नेम, इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द ओल्डेस्ट वायबल सीड। तो सबसे पुराने और वायबल सीड का नाम बताएं, तो वो आएगा 10,000 years old seed ल्यूपिनस आर्क्टिकस और ल्यूपाइन। तो ल्यूपिनस आर्क्टिकस का जो सीड है, इट इज ओल्डेस्ट वायबल सीड एंड इट इज अबाउट 10,000 years old। तो 2000 years old viable seed फिनेक्स डेक्टाइलीफेरा, 10,000 years old seed ल्यूपिनस आर्क्टिकस। तो ओल्डेस्ट वायबल सीड Lupinus arcticus, oldest viable seed Lupinus arcticus. It is about 10,000 years old and it was taken from Arctic tundra. It was taken from Arctic tundra and 2000 years old viable seed Phoenix dactylifera। और जब आप इनके एग्जाम में नाम भी लिखेंगे, तो उसको प्रॉपर जो सिस्टम है नेमिंग का, उसके साथ लिख के आएंगे कि फिनिक्स का P कैपिटल एंड डेक्टाइलीफेरा का D स्मॉल और ल्यूपिनस का L कैपिटल
एटिकस का ए स्मॉल, और जो सीड्स का वेट है दैट इज फ्रॉम मिलीग्राम्स टू के